Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture number 16 and 18. In this lecture we are going to start chapter number 4. Chapter 4 will be dealing with the Boolean algebra and logic simplification. Boolean algebra basically started by the scientist George Boole in 1854 when he published a work whose title was An Investigation of the Laws of Thoughts. This publication is basically the considered to be the foundation for the mathematical theories of the logic and probabilities. It was in this publication that the logical algebra, जिसको हम आज boolean algebra के नाम से जानते हैं, तो लॉजिकल अलजेब्रा का वर्ड यूज़ किया गया था इस पब्लिकेशन में, जिसे हम boolean algebra के तौर पे जानते हैं. Boolean algebra is basically mathematics of digital logics circuits in order to understand and analyze the circuit. तो बूलियन अलजेब्रा एक कन्वीनियंट एंड सिस्टमेटिक तरीका है जिसके ज़रिए आप किसी भी लॉजिकल सर्किट को समझ सकते हैं, उसके ऑपरेशन को, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, समझ सकते हैं उसके ऑपरेशन को. ठीक है जनाब. तो इस चैप्टर और इस लेक्चर में हम बूलियन अलजेब्रा के लॉज और रूल्स वगैरह जानेंगे और कुछ थ्योरम्स देखेंगे और उनको इस्तेमाल करना सीखेंगे ताकि किसी भी लॉजिक सर्किट को या एक्सप्रेशन को समझा जा सके, उसको सिंप्लीफाई किया जा सके. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने कहा कि जो बूलियन अलजेब्रा है इज़ बेसिकली द मैथमेटिक्स ऑफ डिजिटल लॉजिक. सो इट इज़ वेरी essential for you to study the Boolean algebra in order to analyze and study the logic of circuits. Couple of terms are very important to be understand. Like you were introduced by the concept of variable in the chapter 3. Variable are basically nothing but simply they are the symbols used to represent an action or a condition or any some data. It can be 0 or 1. Next term is complement. Complement is basically the inverse of the variable and it is represented by the bar over the variable. If variable a is 1, then the complement a will be 0. The third term is the literal, and literal is basically the general term applies to both variable and a complement of the variable. एक जनरल टर्म है जिससे मुराद वेरिएबल भी है और कंप्लीमेंट भी हो सकता है. अगर एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी तो मैं कहूँगा कि इसमें 3 लिटरल्स हैं. ठीक है, हो सकता है a कॉम्प्लीमेंट हो और b और c कॉम्प्लीमेंट ना हो, या b और c कॉम्प्लीमेंट हो और a कॉम्प्लीमेंट ना हो. तो जनरली अगर बात की जाएगी कि भाई यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, या अब हो सकता है कुछ वेरिएबल्स हों और कुछ कॉम्प्लीमेंट हो, तो मैं जनरली कह दूंगा कि इसमें 3 लिटरल्स हैं. तो लिटरल से मुराद वेरिएबल भी है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. जनरल वर्ड है. बूलियन अलजेब्रा की बात करें तो दो इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, बूलियन एडिशन एंड बूलियन मल्टीप्लिकेशन. बूलियन एडिशन इज नथिंग बट सिंपली द और ऑपरेशन. और ऑपरेशन आप चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं. ठीक है, बूलियन एडिशन कहें या और ऑपरेशन कहें, एक ही बात है. और ऑपरेशन में क्या होता है कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, आउटपुट विल बी 1. तो बेसिकली यहाँ पे सम ऑपरेशन हो रहा है या एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है. तो सम टर्म बेसिकली क्या होती है, सम इज टर्म बेसिकली जो है वो सम ऑफ लिटरल होता है, यानी कि जो आपकी एक्सप्रेशन होगी उसमें सम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी डी. तो जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट. ये जो कोटेशन साइन नज़र आ रही है ये भी कॉम्प्लीमेंट शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है बाज़ लिटरेचर में. यहाँ ए से मुराद ए भी हो सकता है और हो सकता है कोई प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स भी हो सकता है, ए बी प्लस सी डी ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, द मेन थिंग इज दिस प्लस के जो सम टर्म है उसमें क्या होगा, लिटरल्स के दरमियान सम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, यानी और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा. और ये यहाँ 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं. ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ये एक टर्म हो गई, ए प्लस बी ये एक टर्म हो गई, ए प्लस बी प्लस सी ये तीसरी टर्म हो गई. तो जनरली बात करें तो
जो सम टर्म है उसका ओवरऑल आंसर जो है वो 1 कब आता है, जब एक या एक से ज़्यादा लिटरल उस टर्म के अंदर एक 1 हो जाएंगे, यानी कि या तो ए का आउटपुट 1 हो या बी कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट 1 हो, तो इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का आंसर 1 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ देखें अगर व्हेन ईदर ऑफ द इनपुट इज 1 आउटपुट इज 1, या दोनों 1 हो जाएं या कोई एक। इसी तरीके से ये ए या बी या ये सी कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों में से किसी एक का आउटपुट भी 1 आ जाए, व्हेन 1 और मोर लिटरल्स आर 1, so आउटपुट विल बी 1। इसी तरीके से 0 कब आएगा, व्हेन ईच ऑफ द लिटरल इज 0, यानी कि ए भी 0 हो, बी भी 0 हो और सी कॉम्प्लीमेंट भी 0 प्रोड्यूस करे, तो हमें आउटपुट पे 0 मिलेगा। इसकी एग्जांपल करते हैं, डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ ए बी सी डी दैट मेक्स द सम टर्म 0, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी कि आंसर 0 आ जाए। तो देखें, ए तो एक नॉर्मल वेरिएबल है, तो ए हमें पता है ये सम टर्म है, और सम टर्म का आउटपुट 0 तब आएगा जब सारे वेरिएबल 0 प्रोड्यूस करेंगे, तो ए शुड बी 0, स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस। अब बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, अगर मैं बी को 0 रखूंगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 1, तो यहाँ जब 1 आ जाएगा तो बात ख़त्म हो जाएगी, आपके पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 1 आ जाएगा। तो दिस शुड बी, बी के जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए ताकि उसका कॉम्प्लीमेंट 0 बन जाए। ठीक है, अगर मैं इसको इनिशियली 0 रखूँगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 बन जाएगा, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो बी की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सी भी नॉर्मल फॉर्म के अंदर है तो सी भी 0 होना चाहिए, डी कॉम्प्लीमेंटेड है तो डी की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए ताकि उसका कॉम्प्लीमेंट 0 बन जाए, और 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 रहे हमारे पास। दैट्स व्हाट इज रिटन इज हेयर, रिटन ओवर हेयर। ठीक है, फॉर द सम टू बी 0 ईच ऑफ द लिटरल इन द सम टर्म मस्ट बी 0। तो अगर तो वो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड या ओरिजिनल फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 कर दें, अगर वो कॉम्प्लीमेंटेड है तो उसको 1 कंसीडर करेंगे, तभी वो 0 प्रोड्यूस करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से सम टर्म का आंसर 0 आ सकता है। सेकंड इज बुलियन मल्टीप्लिकेशन, और बुलियन मल्टीप्लिकेशन हमें मिलती है एंड ऑपरेशन से, यानी कि दो टर्म्स या दो लिटरल्स के दरमियान हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वी विल गेट द प्रोडक्ट टर्म, और इसमें हमें एंड गेट यूज़ करना होता है ना कि और गेट। जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट टर्म है तो एंड ऑपरेशन यूज़ होगा। जैसे ए बी ये एक टर्म है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट ये दूसरी टर्म हो गई, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ये तीसरी टर्म है। तो जिस तरह हमने वहाँ देखा था कि सम टर्म 1 कब प्रोड्यूस करती है और 0 कब प्रोड्यूस करती है, तो इसी तरीके से हम प्रोडक्ट टर्म को देखेंगे कि जो प्रोडक्ट टर्म है ये 1 कब आएगा, जब दोनों 1 हो, दोनों का 1 होना बहुत ज़रूरी है, फाइनल 1 आना ज़रूरी है। इसी तरीके से यहाँ भी 1 मिले हमें और यहाँ भी 1 मिले। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ बी पे 1, बी का 1 होने का मतलब ये है कि जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा मुझे यहाँ पे वो 1 होना चाहिए, इसका मतलब बी की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 हो, जभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। थोड़ा सा अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्शन करूँगा और वो मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखते हुए आपके पास कॉपी और पेन ज़रूर होना चाहिए, और वीडियो को बार बार पॉज करें और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख कर देखें, और अपने आप को जो है वो एक्सप्लेन करें, अपने आप को समझाएं। आगे एग्जाम्पल्स आने वाली हैं तो वो वीडियो देखने से पहले उसको खुद सॉल्व करें, या वीडियो देखने के बाद ज़रूर सॉल्व कर लें इन पैरेलल। बाद में करेंगे तो सिर्फ आप अपने लिए टाइम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो साथ साथ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज और होमवर्क करेंगे। हो सकता है वीडियो आपको इसकी वजह से वीडियो देर तक चले, लेकिन जो है चीज़ आपको जो है ना वो ऑन टाइम समझ में आ जाएगी, वरना बड़े मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ए बी हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट टर्म का, और हम ये बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट टर्म विल बी इक्वल्स टू 1 ओनली इफ ईच ऑफ द लिटरल टर्म इज 1। फिर चाहे वो कॉम्प्लीमेंट क्यों ना आ रहा हो, अगर कॉम्प्लीमेंट आ रहा होगा तो हम उसकी वैल्यू 0 सेट कर देंगे।
इसी तरीके से ज़ीरो आने के लिए क्या शर्त है कि भाई कोई एक वेरिएबल या कोई एक लिटरल भी ज़ीरो हो जाएगा तो वो पूरा काम तमाम कर देगा और सबको ज़ीरो कर देगा। अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो इस पूरे का आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अगर जो है बी वन हो जाता है यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो हो जाएगा तो वो इसको ज़ीरो कर देगा। एग्जाम्पल करते हैं, हमारे पास जो ट्रम है, अब ये देखें इस ट्रम के अंदर और इस ट्रम में क्या फ़र्क है, ये एक सम ट्रम है, इसमें जो लिटरल्स हैं उनके दरमियान सम का ऑपरेशन हो रहा है। ये एक प्रोडक्ट ट्रम है, प्रोडक्ट टर्म के दरमियान एंड ऑपरेशन हो रहा होता है। ये ए बी सी डी चार वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान एंड ऑपरेशन हो रहा है। ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी एंड डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूछ रहा है कि ए बी सी डी की क्या वैल्यू होगी जिससे ओवरऑल आंसर वन आ जाए। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट टर्म है तो हर लिटरल को वन प्रोड्यूस करना होगा ताकि ओवरऑल आंसर वन आ जाए। तो दिस ए शुड बी वन। बी, अब यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट है तो बी की इनिशियल वैल्यू जीरो होनी चाहिए ताकि उसका कॉम्प्लीमेंट हमें वन दे दे। देन सी नॉर्मल है तो सी की वैल्यू वन ही होनी चाहिए और डी कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए ताकि जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन आ जाएगा और इन सब की प्रोडक्ट जो है वो फिर वन के बराबर आ जाएगी। सो एज यू कैन सी दैट द प्रोडक्ट टर्म with this set of values is equals to 1. Now we are going to start the laws and the rules of the Boolean algebra, starting with a very common and easy commutative law. कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पे अप्लाई होता है और वो जो है आसान लफ्ज़ों में क्या कह रहा है कि जब आप और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर, तो ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप और ऑपरेशन कर रहे हों, ए और बी करें या बी और ए करें, या इसको अगर सर्किट डायग्राम के हिसाब से समझें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका एक ही आएगा, चाहे ए प्लस बी करें या बी प्लस ए। इसी तरीके से यही सेम लॉ जब मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई करेंगे तो वो कहेगा कि एंड जो है ना, जब आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल का करते हैं तो अगेन ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए बी करें या बी ए करें बराबर आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, ये सर्किट के हवाले से इसकी डिस्क्रिप्शन है। एसोसिएटिव लॉ जो है वो बेसिकली डीलिंग विद दी ऑरिंग ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे हमने वहाँ दो वेरिएबल्स के साथ किया था। एसोसिएटिव लॉ कह रहा है कि ग्रुपिंग कर देने से जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि इन्होंने ए को और किया विद द ग्रुप ऑफ बी प्लस सी, ठीक है, ये बराबर है बात, यानी कि इस एक्सप्रेशन से जो आउटपुट पे वैल्यूज़ आएंगी दे आर सेम एज व्हेन वी ग्रुप टुगेदर ए एंड बी, यानी कि हम पहले ए और बी को और कर लें और बाद में सी को और करें। इसकी सर्किट के हवाले से डिस्क्रिप्शन क्या है कि देखें, इन्होंने बी और सी को पहले और किया और उसके बाद इसको ए के साथ और किया। ठीक है, इन ऑर्डर टू जनरेट दिस, तो ये जो आउटपुट है ये बिल्कुल सेम है। अगर आप ए और बी को जो है और करें और फिर उसके रिजल्ट को और करवा दें सी के साथ। ठीक है जनाब, इसी तरीके से ये अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन पर भी कि ए बी सी इज इक्वल्स टू, यानी कि ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ग्रुप ऑफ बी सी, या ए बी मल्टीप्लाई हो जाए सी से, तो बात एक ही। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हो गया, ये बहुत इजी लॉज हैं। ठीक है, ये आपने जनरल मैथ में भी पढ़े होंगे। ये सेम ही लॉ बूलियन पे भी अप्लाई होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इज बेसिकली डीलिंग विद द फैक्टरिंग, फैक्टर जो हम बनाते थे आम अपनी नॉर्मल मैथ्स के अंदर। अब जैसे कि ये ए बी प्लस ए सी लिखा है तो यहाँ पे इन दोनों में जो है ए लिटरल जो है वो कॉमन है तो वो कॉमन ले लिया बी प्लस सी। तो अगर आप जो है बी और सी का और करवाएं और उसको एंड करवा दें ए से, और एक आउटपुट आ जाएगा आपको के पास, या फिर आप क्या करें ए और बी को एंड करवा दें, ए और सी को एंड करवा दें
और इन दोनों के आउटपुट को और करवा दें तो भी आउटपुट सेम ही आएगा। दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ए बी एंड हो गए, ए सी एंड हो गए और दोनों के आउटपुट और हो गए। इसी तरीके से बी और सी और हो गए और इसका आउटपुट और ए जो है वो एंड हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आउटपुट एक ही आने वाला है। ये रूल्स एंड लॉज पढ़ने की वजह क्या है कि हम जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं बाय यूजिंग दीज लॉ। इसके अलावा ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको किसी हद तक इन लॉज को, इन रूल्स को जो है ना वो अपनी नज़रों के सामने रखना होगा या याद करना होगा। और याद करने का आसान हल क्या है? प्रैक्टिस। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे तो ये रूल्स एंड लॉज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट रूल, ए प्लस ज़ीरो। ए कोई भी वेरिएबल हो सकता है या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है जनाब, तो उसके अंदर आप ज़ीरो अगर प्लस करेंगे, लेट सपोज ए की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस ज़ीरो आंसर 1 ही आ रहा है, यानी कि ए ही आ रहा है। अगर क्योंकि एक जो ये बुलियन वेरिएबल्स हैं तो इनकी वैल्यू 1 या 0 ही हो सकती है। ठीक है, तो अगर दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? 0, तो 0 प्लस 0 तो 0 ही आंसर आएगा। यानी कि रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस, अगर आप किसी वेरिएबल में 0 ऐड करेंगे तो आंसर वही वेरिएबल ही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ए एक वेरिएबल है उसमें 1 ऐड करेंगे तो अब ए 1 भी हो सकता है और ए 0 भी हो सकता है। अगर 1 करें तो 1 प्लस 1 और के अंदर क्या आंसर आता है? 1। और अगर ये 0 है तो 0 प्लस 1 तब भी 1 आएगा। यानी कि अब भले वैल्यू कुछ भी हो इसकी, लेकिन आंसर हमेशा आपको 1 मिलेगा। इसी तरीके से रूल नंबर 3 कहता है कि अगर इस एक वेरिएबल को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दें या एंड कर दें या प्रोडक्ट कर दें तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। फोर्थ रूल क्या है कि अगर आप जो है वो एक वेरिएबल है उसको एंड कर दें 1 से तो आंसर 1 आएगा। रूल नंबर 4 में थोड़ी सी गलती थी, ए एंड विद 1। ठीक है, ए एंड विद 1 जो है वो हमेशा आपको 1 मिलेगा। इसी तरीके से ए एंड विद 0 हमेशा आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ए अगर 1 है तो 1 इंटू 1 1 ही आंसर आएगा, यानी कि जो ए की वैल्यू थी वही आ रहा है। और अगर ए 0 हो जाता है तो 0 इंटू 1 0 आएगा, यानी कि ए की जो वैल्यू थी वही आंसर आएगा। रूल नंबर 5 जो है वो है ए प्लस ए। अब अगर ए जो है वो 1 है तो 1 प्लस 1 आंसर 1 आएगा, यानी कि ए ही आएगा। अगर ए 0 है तो 0 प्लस 0 भी आंसर 0 ही आएगा। इसी तरीके से ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, ए अगर 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 0, तो 0 प्लस 1 1। ठीक है, अगर ए 0 है तो 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? 1, तो 1 प्लस 0 1 आंसर आएगा। यानी कि इस केस में हमेशा आंसर 1 आएगा आपके पास। अगर आप वेरिएबल और वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट सम करते हैं तो आंसर 1 आता है, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा यूज़ होने वाला है। ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इज़ 1। इसी तरीके से अगर ए और ए को आप एंड कर देंगे, ठीक है, 1 इंटू 1 तो 1 आंसर आएगा, 0 इंटू 0 तो 0 आंसर आएगा, यानी कि जो ए की वैल्यू है वही आंसर आ रहा है। इसके अलावा ए, जिस तरह यहाँ हमने ए और ए का कॉम्प्लीमेंट और किया था, अगर ए और ए का कॉम्प्लीमेंट एंड कर देंगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा। ये बेसिक रूल्स हैं जो कि आप खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये रूल नंबर 9 है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट 2 दफ़ा किया जाए, यानी कि नॉट 2 दफ़ा लगाया जाए, तो वो सेम वेरिएबल रिजल्ट करेगा। यानी कि अगर लेट सपोज ए 1 है तो मैं 1 का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो 0 बन जाएगा, 0 का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूँ तो दोबारा 1 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इस तरह इसके अलावा कुछ रूल्स ये भी हैं कि ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 1। अब ये जो है
ए सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है प्रोडक्ट भी हो, ठीक है। तो जिस तरह मैंने इन रूल्स को आपको एक्सप्लेन किया, इनकी प्रूफ जो है वो अवेलेबल हैं बुक के अंदर, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो टू द पेज नंबर 195 ऑफ 11th एडिशन, या चैप्टर 4 में आप देखेंगे तो आपके पास जो भी एडिशन है, चैप्टर 4 में इनकी बहुत अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन हर रूल के बारे में दी है और उनको समझाया हुआ है, तो वो एक दफ़ा देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, ख़ास कर ये 10, 11, 12, ठीक है। मैं 10 देखता हूँ अभी कि ये प्रूफ कैसे हो रहे हैं, ठीक है। हम बुक को ओपन करते हैं। रूल नंबर 10 इस तरह की डिस्क्रिप्शन ट्रुथ टेबल के साथ और डायग्राम के हवाले से दिया होता है। तो दिस इज़ ए प्लस ए बी, और वो कह रहा है कि ये बराबर होता है ए के। कैसे? तो ए प्लस ए बी, ठीक है। ए, अब देखें ए के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ तो ए के साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए प्लस ए बी में से मैंने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया और 1 प्लस बी मेरे पास आ गया। हमने रूल्स पढ़े थे कि जब 1 प्लस सम वेरिएबल तो उसका आंसर 1 ही होता है। दोबारा देखते हैं, ये देखें 1 प्लस वेरिएबल तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। तो इस पूरी टर्म का आंसर 1 आएगा, यानी कि ये पूरी टर्म ए के बराबर हो गई, ठीक है। रूल नंबर 2 यूज़ किया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ट्रुथ टेबल से वो इस बात को समझा रहा है, ये ए, ये बी, ये ए बी, ठीक है। ये है ए प्लस ए बी की वैल्यूज़, ठीक है। और वो हमने प्रूफ क्या किया है कि ए प्लस ए बी जो है पूरा वो बराबर है ए के। तो अगर आप ये देखें 0 0 1 1, तो ए की वैल्यूज़ भी यही हैं 0 0 1 1। अगर सर्किट के हवाले से देखें तो ए प्लस हो रहा है किसके साथ, ए और बी की प्रोडक्ट के साथ। ये बी आ रहा है और यहाँ से ए मिल रहा है उसको, तो यहाँ इस जगह पे जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है ए बी, और ये ए बी यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, ए प्लस ए बी। तो यहाँ अब आप ये देखें कि ये एक सर्किट है जो कि इट सीम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो। दो गेट यूज़ हो रहे हैं। ये सेम आउटपुट या सेम ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन एक कनेक्शन के साथ। This is the advantage of simplifying the terms, simplifying the expression using laws. तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज आपको ये बुक में मिल जाएंगे, उनकी प्रूफ। दिस स्लाइड ओनली कवर्स द लॉ। तो ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज़ डी मॉर्गन? डी मॉर्गन इज़ बेसिकली अ मैथमेटिशियन हु न्यू द बूल। उसको वो बूल को जानता था, और उसने जो है बूल वही है जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी कि उसने एक पब्लिकेशन की थी और उसके अंदर बूलियन अलजेब्रा का जिक्र किया था। तो ये मॉर्गन साहब जो हैं ये भी एक मैथमेटिशियन थे और ये उनको जानते भी थे, और तो इन्होंने जो है वो प्रपोज बूल को प्रपोज नहीं किया, थ्योरम प्रपोज किए थे दो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहमियत के हामिल हैं बूलियन अलजेब्रा में, ठीक है जनाब। और मज़े की बात ये कि हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था कि जो नैंड है वो नेगेटिव और के इक्विवेलेंट है, या जो नॉर है वो नेगेटिव एंड के इक्विवेलेंट है। तो ये जो थ्योरम है ये बेसिकली उसका प्रूफ भी है। पहला थ्योरम जो डी मॉर्गन का है वो क्या कहता है कि जो कॉम्प्लीमेंट है प्रोडक्ट वेरिएबल्स का वो बराबर होता है सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल। यानी कि अगर ए और बी, अगर आप गौर से देखें तो ए और बी अगर इस दोनों पे एक सेम बार है, कंप्लीट बार है, तो वो बराबर होगा ए बार प्लस बी बार, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अगर गेट के हवाले से देखें इसको तो ए बी ओवरऑल बार, यानी कि नैंड का जो ऑपरेशन है वो नेगेटिव और के बराबर है ए बार प्लस बी बार। दिस इज इनपुट ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर आप ए और बी के कम ओवरऑल बार की बात करेंगे, यानी कि नैंड की बात करेंगे, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1 1 1 0। और अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कर दें तो भी आउटपुट सेम आ रहा है। ये स्लाइड और वीडियो देखने
देखना ज़रूर है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद से अभी एक ट्रुथ टेबल बना लें जिसमें आप ए बी प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट इस यानी कि ये वाला कॉलम आप खुद से लिख के देखें और ये वाला खुद से करके देखें कि अगर ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, मैं उनको एंड प्रोडक्ट करूं यानी कि मल्टीप्लाई करूं और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं, ठीक है, तो क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, और अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट करूं प्लस यानी कि और बी कॉम्प्लीमेंट करूं तो क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। पहला रूल क्या है कि अगर प्रोडक्ट पे कॉम्प्लीमेंट है तो सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ याद रहे जो जो भी हम रूल्स पढ़ रहे हैं हम उसमें सिंपल ए और बी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कम्बिनेशन या मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि अगर कॉम्प्लीमेंट हो किसी सम टर्म का तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट के साथ, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम वेरिएबल इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल। यानी कि नॉर का जो ऑपरेशन है वो नेगेटिव एंड के इक्विवेलेंट है और ये उसका ट्रुथ टेबल है, ठीक है। ये प्रैक्टिस कीजिएगा। मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कह रहा है कि अप्लाई द डी मॉर्गन्स थ्योरम टू द एक्सप्रेशन एक्स वाई जी होल कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस पे जो है वो प्रोडक्ट वाला थ्योरम लग जाएगा और इस पे सम वाला लग जाएगा। प्रोडक्ट वाला क्या कहता है कि अगर आपके पास वेरिएबल्स की प्रोडक्ट है और उसके ऊपर एक कंप्लीट बार आ रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट की साइन आ रही है, तो आप उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो, सम टर्म से रिप्लेस कर सकते हो। यानी कि नैंड का ऑपरेशन नेगेटिव और से रिप्लेस हो सकता है। तो एक्स वाई जी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे नॉर का ऑपरेशन हो रहा है तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जनाब। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड एग्जांपल। मैंने देखें यहाँ पे एग्जांपल्स नंबर्स भी रखे हुए हैं कि बुक की कौन सी एग्जांपल है ताकि आप इसको गो थ्रू कर सकें, इसको मज़ीद समझ सकें, पढ़ सकें। तो बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है यहाँ पे, लेकिन लिटरल्स की तादाद 4 है, वहाँ पे 3 थी। एक्स वाई जेड एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जी, ठीक है, इस पे होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट और फिर यहाँ पे सम टर्म आ जाएगी डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और अगर सम की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप देख सकते हैं कि ये सम टर्म है और इस पे एक कंप्लीट बार है, लेकिन जब हमने इसको प्रोडक्ट से रिप्लेस किया तो ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अगर एक कॉम्प्लीमेंट होता तो इसका मतलब थ्योरम गलत लगा है, क्योंकि थ्योरम कहता है कि अगर सम टर्म है और उस पर कंप्लीट बार है तो उसको आप रिप्लेस कर दें प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट है ऑफ वेरिएबल्स जो कि कॉम्प्लीमेंट हुए हुए हैं तो उसको सम ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जनाब। एक और एग्जांपल करते हैं। अप्लाई द डी मॉर्गन थ्योरम, रिमूव द बार, वी हैव दिस x प्लस सी पे ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है तो c प्लस डी और इन पे होल कॉम्प्लीमेंट है। तो देखें हमने वहाँ देखा था कि a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a डॉट बी, यानी कि ये जो प्लस साइन है ये मल्टीप्लाई से रिप्लेस हो जाएगी। तो c, अब c पे एक तो कॉम्प्लीमेंट पहले से था और एक डी मॉर्गन की वजह से आ गया और ये प्लस का साइन डॉट में कन्वर्ट हो गया। और फिर अब आप ये देखें कि c पे है डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का एक फॉर्मूला है, ये रूल है ये वाला, जब भी किसी वेरिएबल पे डबल कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वो सिंपल ओरिजिनल वेरिएबल के बराबर हो जाता है, ठीक है जनाब। वापस चलते हैं। तो दिस डबल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू सिंपल सी एंड देन एंड प्रोडक्ट एंड देन वी हैव अ डी बार। एक और एग्जांपल करते हैं। देखें ये मैं जितनी भी एग्जांपल्स करा रहा हूँ ना, ये आप से गुजारिश है बार बार कि वीडियो को अगर सिर्फ देखते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे।
साथ साथ ये इसको पोस्ट करें, इस वीडियो को पोस्ट करें और जो है इसको राइट डाउन करें अपनी नोटबुक्स पे और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, मेरे स्टेप्स को भी देखें, जो बुक में हैं उनको भी देखें। अब ये एक बज़ाहिर एक बड़ी सी एक्सप्रेशन नज़र आ रही है, ए प्लस बी सी और सी पे फिर कॉम्प्लीमेंट भी है और फिर ये ए और बी सी दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसको गौर से देखें इस टर्म को। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये बी ए से शुरू हो रहा है, बी सी तक जा रहा है और ये वाला कॉम्प्लीमेंट सिर्फ सी पर है और ये वाला जो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट है ये इस पूरी टर्म को कवर कर रहा है, फिर यहाँ तक जा रहा है डी और इस वाली टर्म को भी कर रहा है। तो अब क्या है, इस तरह की एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले आप इसमें से तलाश करेंगे आप डी मॉर्गन थ्योरम कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, ये एक टर्म नज़र आ रही है ए प्लस बी सी और दूसरी टर्म क्या है डी इंटू ई प्लस एफ, तो ये एक टर्म है। हमने थ्योरम पढ़ा था कि ए प्लस बी के ऊपर अगर पूरा बार लगा हुआ हो तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बार एंड बी बार। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि ये पूरी टर्म x है और ये पूरी टर्म y है तो इट इज़ नथिंग बट सिंपली x प्लस वाई होल बार, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं x डॉट वाई बार से। ठीक है, यानी कि ये जो प्लस की साइन है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की साइन से, जैसे कि यहाँ कर दिया, और उससे ये जो बार है वो टूट सकता है, तो वो बार टूट गया। ठीक है, और शक्ल कुछ इस तरह की बन गई। अब a प्लस बी सी इस पे होल बार है और वो बार भी 2 दफ़ा आया हुआ है और यहाँ पे एक बार जो है वो डी से कवर कर रहा है और एक बार जो है वो ई और एफ तक चल रहा है। अच्छा, अब इसमें ये होता है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 3-4 स्टेप्स एक ही लाइन में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूँ तो मैं 1 बाई 1 टर्म को लेके चलूँगा। अभी मैं इसको कंसिडर करूँगा, अभी फ़िलहाल पहले इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये 2 बार हैं तो ये 2 बार आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो वी विल गेट ए प्लस बी और सी का कॉम्प्लीमेंट। हमने रूल नंबर 9 देखा था कि ए पे अगर 2 बार होंगे तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो वी विल गेट, हमारे वो दोनों बार कैंसिल हो गए और वी गेट ए प्लस बी और सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट टर्म अब क्या बची है, ये डी और उसकी वो प्रोडक्ट कर रही है, एंड कर रही है ई प्लस एफ, और ई और एफ पे भी बार है और एफ पे भी बार है, और ये तीसरा बार जो है दोनों को कर रहा है, दोनों के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम लग सकता है डी पर इस वाली टर्म के ऊपर, और इन दोनों को एक टर्म अगर मैं अज्यूम करूँ तो इन पर भी लग सकता है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों के दरमियान वो प्लस में चेंज हो सकती है। ये टर्म तो सेम रही, डी पे एक बार है, ठीक है, बार आ गया, ये प्रोडक्ट जो है वो प्लस में चेंज हो जाती है और ई और एफ ये ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, अब आप देखें ई पे भी डबल बार है, एफ पे भी तो ट्रिपल बार है, यानी कि ये जो डबल बार है ये कैंसिल हो जाएगा और एफ पे सिंपल सिंगल बार रह जाएगा इस तरह। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व, वी कैन रिड्यूस दी एक्सप्रेशन। अब ये एक इस तरह की ड्रॉनी सी एक्सप्रेशन थी जिसको हमने रिजॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, और इसको चाहें तो आगे आप मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हमने अब इसके ऊपर मज़ीद अभी यहाँ कोई डी मॉर्गन थ्योरम नहीं लग रहा, लेकिन ये एक्सप्रेशन मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती है। तो क्योंकि इस एक्सप्रेशन या इस एग्जाम्पल का जो स्कोप था वो सिर्फ डी मॉर्गन थ्योरम लगाना था, सिंप्लीफाई करना नहीं था, तो हमने डी मॉर्गन थ्योरम लगा के जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे उतना सिंप्लीफाई कर दिया। आगे हमारे पास 10-12 लॉज जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे वो भी हैं, इनको आगे आप मल्टीप्लाई करें और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनको देखते हैं, जैसे कि ये, अब ये क्या है देखें, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों के ऊपर एक मज़ीद एक कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और इस प्लस को रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई से, तो ए बी होल कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय सी डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी डबल कॉम्प्लीमेंट है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो वी विल गेट ए प्लस बी इंटू सी।
इसी तरीके से ए पे कॉम्प्लीमेंट है प्लस बी, यानी कि ये ग्रुपिंग हुई हुई है, फिर प्लस सी डी, यानी कि ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है और ये बीच में प्लस है और ऊपर जो है वो कॉम्प्लीमेंट की साइन है। तो आप इस कॉम्प्लीमेंट की साइन को ख़त्म करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई की साइन लगा देंगे और दोनों पे भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा, बीच का प्लस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आ गए। अच्छा जी, अब यहाँ देखें तो यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम लग सकता है, ये ओवर बार है और बीच में प्लस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में चेंज हो सकते हैं। ए डबल बार हो जाएगा और बी पे सिंगल बार रहेगा। आगे आप स्टेप में देखेंगे इसका डबल बार कैंसिल हो जाएगा और ये बी रहेगा। सी डी के साथ क्या मामला हुआ, सी डी के ऊपर था डबल बार, यानी कि डबल बार को जब मैं ख़त्म करूँगा तो बीच में प्लस आ जाएगा। डबल बार ख़त्म हुआ और बीच में प्लस आ गया और वी हैव इंडिविजुअल बार्स। सो दिस इज़ हाउ इट कैन बी रिड्यूस टू दिस। सिमिलरली आप इस सी को भी सॉल्व कर सकते हैं और यू विल गेट डेफिनेटली गेट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है जनाब, तो वी हैव जस्ट लर्न couple of Boolean's law and rules, and especially the De Morgan's theorem। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है वो ओवर बार को कैंसिल करता है, उसको सॉल्व कराता है और रिड्यूस करता है, सिंप्लीफाई करता है। इसके अलावा हमने डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने देख लिए हैं अप टू नाउ। तो एक बूलियन एनालिसिस ऑफ लॉजिकल सर्किट क्या होता है, बेसिकली एनालिसिस से मुराद क्या होती है, किसी भी सर्किट को एनालाइज करने से मुराद क्या होती है कि हम उसकी इनपुट वैल्यूज़ को देखें, उसके आउटपुट को एनालाइज करें कि भाई ये सर्किट कब हाई प्रोड्यूस कर रहा है, कब लो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस पूरे एनालिसिस के अंदर आपकी जो हेल्प करता है वो आपकी नॉलेज हेल्प करती है अबाउट द बुलियन अलजेब्रा, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो यू कैन नॉट कंसाइजली एक्सप्रेस द ऑपरेशन ऑफ अ लॉजिक सर्किट दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। एक लॉजिक सर्किट क्या होता है, बेसिकली कम्बिनेशन होता है लॉजिक गेट्स का, और वो सर्टेन लॉजिक को फॉलो करते हुए आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है फॉर द वेरियस पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट। ठीक है जनाब, तो एक एग्जांपल करते हैं, कह रहा है बूलियन अलजेब्रा आप अप्लाई करें इन ऑर्डर टू ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एक्स। अब ये एक सर्किट है, अब अगर किसी को बूलियन नॉलेज ना हो तो वो इस एक्स की एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकता कि ये जो इसकी आउटपुट एक्सप्रेशन है वो क्या होगी। तो व्हेनेवर आपको कोई सर्किट दे दिया जाए, लॉजिकल सर्किट दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गेट्स, अब ये भी मुख्तलिफ गेट्स पर मुश्तमिल है, एंड गेट भी है और गेट भी है। तो ओवरऑल आउटपुट कैसे निकाला जाएगा, आप जो है वो लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे और हर गेट की इंडिविजुअल एक्सप्रेशन लिखते जाएंगे। ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड गेट है ये, ठीक है, सिम्बोलिकली भी आपको पता होना चाहिए, और इसके दो इनपुट हैं सी डी। तो आउटपुट क्या होगा, सी डॉट डी, या सिंपली एंड प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी। अब ये जो सी डी यानी कि जो आउटपुट है इस एंड गेट का, ये फीड हो रहा है इस वाले और गेट को, यानी कि और गेट का जो इनपुट है वो सी डी है और दूसरा इनपुट क्या है, बी। तो द आउटपुट ऑफ दिस और गेट विल बी बी प्लस सी डी, बी प्लस सी डी। नाउ दिस बी प्लस सी डी इज बेसिकली फीडिंग टू द दिस एंड गेट, और एंड गेट का इनपुट क्या है, ए, यानी कि हमें प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी इस ए की और इस बी प्लस सी डी की, इस तरह। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालाइजिंग अ लॉजिकल सर्किट, यानी कि अगर आपके पास बूलियन अलजेब्रा है तो आप कंसाइसली एक्सप्रेस कर सकते हैं आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड गोइंग टू द राइट। बूलियन एनालिसिस के अंदर आउटपुट एक्सप्रेशन निकालना के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो उसका ट्रुथ टेबल जनरेट करना होता है। So at this stage of the lecture I would like you to construct the truth table of this logic circuit। तो हमारे पास यहाँ पे A, B, C, D चार वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास तकरीबन 16 पॉसिबल कम्बिनेशंस हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 1 इस तरह करके 16 पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे। तो उन 16 पॉसिबल कम्बिनेशंस के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी
दैट्स बेसिकली द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल आपको जो है वो डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा ये आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर बता रहा होता है। ठीक है जी, आगे आने वाले लेक्चर में या स्लाइड में हम ट्रुथ टेबल किस तरह आसानी से जनरेट कर सकते हैं वो भी सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये काम मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अपनी अकल से और अपने नॉलेज से इसका ट्रुथ टेबल जो है वो अभी जनरेट करें। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और जनरेट करें। अच्छा जी, सो बाय नाउ आई अज्यूम दैट यू आर द चैम्पियन ऑफ बूलियन रूल्स एंड लॉ। आप बहुत अच्छी तरीके से रूल्स एंड लॉज को समझ चुके होंगे बूलियन के। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द होमवर्क दैट डील्स विद बेसिकली द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लॉजिक एक्सप्रेशन यूजिंग द बूलियन लॉजिक अलजेब्रा। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको कोई एक्सप्रेशन दी जाएगी और उसको सिंप्लीफाइड करना होगा। कोई जिस तरह हमने डी मॉर्गन्स के हवाले से एग्जांपल्स करी थी कि एक एक्सप्रेशन दी है, उस पर डी मॉर्गन थ्योरम लगाया और उसको रिड्यूस करते गए। ठीक है, स्टार्टिंग में आप सिर्फ डी मॉर्गन थ्योरम लगा रहे थे, ठीक है, उसके साथ साथ आप रूल्स जो हमने पढ़े थे, 9-10 रूल्स जो पढ़े थे वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। देखें, ये टोटली जो प्रोसेस होता है ना सिंप्लीफिकेशन का, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक हार्ड टू फास्ट रूल है कि भाई पहले डी मॉर्गन थ्योरम 1 लगेगा उसके बाद ही 2 लगेगा। आपकी अपनी नॉलेज और आपकी अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप एक्सप्रेशन को कितना सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। अच्छा, हम बार-बार बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन का फ़ायदा क्या है वो आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एक सर्किट है जिसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह की, इस पे वो 10-12 जो रूल्स रेगुलेशन है मुख्तलिफ़ किस्म के, वो या आपका वो अप्लाई करने से क्या हुआ कि ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गई या सिंप्लीफाइड हो गई टू दिस ओनली टू टर्म्स बी प्लस ए सी। ठीक है, दूसरा फ़ायदा क्या हो रहा है, एक तो ये नज़रों को भी अच्छी लग रही है, बहुत सिंप्लीफाइड टर्म है, यहाँ बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 गेट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि अगर कॉस्ट की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो ये अगर इस अप्रोच से सर्किट बनाएंगे तो आपका सर्किट महंगा बनने वाला है, एक्सपेंसिव बनने वाला है। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड कर देंगे तो आपका ख़र्चा बहुत कम होगा। लेकिन मज़े की बात क्या है कि दोनों सर्किट इक्विवेलेंट हैं और वो एक ही तरह का आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। दैट्स द बेसिक स्पिरिट बिहाइंड द सिंप्लीफिकेशन। और वो सिंप्लीफिकेशन डिपेंड करती है आपकी नॉलेज और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। सो अगली 2 स्लाइड्स बेसिकली डीलिंग विद द एग्जांपल्स जो कि आपको एज अ होमवर्क करनी है ताकि अपनी जो नॉलेज है और अपनी प्रैक्टिस है उसको बूस्ट अप किया जा सके। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करा रहा है इन तीन एक्सप्रेशंस के ऊपर, फिर इस पे करवा रहा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव और गेट इज दिस। ठीक है जनाब, इस एक्सप्रेशन के साथ अगर आप डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करेंगे और कोई और भी जो भी आपको बेहतर समझते हो रूल जो भी हमने पढ़े थे, you have to find the expression for the exclusive NOR gate। एक्सक्लूसिव नॉर और एक्सक्लूसिव और में क्या फ़र्क है कि सिर्फ एक्सक्लूसिव और वाले गेट के आगे आप एक इन्वर्टर लगा देंगे। इन्वर्टर लगा देने का मतलब क्या है, ये चीज़ यानी कि एक ओवरऑल जो है ना कंप्लीट बार आ जाएगा इन दोनों टर्म्स के ऊपर। अब आप देखें आसानी से इस पे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करें और उसके बाद और भी जो दूसरे रूल्स हमने पढ़े थे वो यूज़ करें, तो जो है वो आप इसको सिंप्लीफाई करके नॉर की एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा ये 3-4 एग्जांपल्स हैं जो आपको करनी है। करना क्या है, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। कहीं हो सकता है आपको डी मॉर्गन थ्योरम लगाना पड़े और हो सकता है कहीं ना लगाना हो। जहाँ नहीं लगाना वहाँ पे आप रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई फिक्स रूल नहीं है कि सिर्फ डी मॉर्गन थ्योरम लगाकर ही सिंप्लीफाई करेंगे। कम्बिनेशन ऑफ बोथ,
रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमने 9-10 पढ़े थे, 12 जितने भी थे वो प्लस 2 मॉर्गन्स थ्योरम है। इन दोनों की कम्बिनेशन के साथ आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं टर्म्स, रिड्यूस कर सकते हैं गेट्स। अच्छा जी, दूसरी बात ये, मैंने आपकी आसानी के लिए जो होमवर्क है ना, ये आपको एग्जाम्पल से दिए हुए हैं ताकि आपके पास एक रोल मॉडल की तौर पे सॉल्यूशन अवेलेबल हो, आप जाके देख सकें बुक के अंदर कि मैंने जो सिंप्लीफाइड किया है वो क्या है और जो बुक वाले ने किया है वो क्या है। बुक ने एक अप्रोच बताई है सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो उसने स्टेप 1 पे किया है वही जो है आप भी स्टेप 1 पे करें, या कहने का मकसद ये है कि और तरीके भी हो सकते हैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए। इट नॉर्मली एंड ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन योर नॉलेज। ठीक है जनाब, तो आपको करना क्या है कि आपको इस एक्सप्रेशन को हत्तुल इम्कान रिड्यूस कर देना है बाय यूजिंग द बूलियन रूल्स, बाय यूजिंग द डी मॉर्गन थ्योरम, जितना मुमकिन हो सके। ठीक है, बुक ने अपनी बेस्ट एग्जांपल्स दी हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। अगर आप समझते हैं आप इससे ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं तो यू कैन इवन डू दिस। ठीक है जनाब, तो ये होमवर्क करें, उसके बाद वीडियो को आगे इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और फिर आप इन होमवर्क्स को करने के बाद दूसरी वीडियो देखिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।